Hello and welcome to Smart Eyes Foundation. We will discuss Indian polity का one of जो most important topic है फंडामेंटल राइट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने कई बार बोला है कि पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट एक बार पढ़ा दो, तो आने वाले एक वीक के अंदर, आने वाले 10 दिनों के अंदर हम पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट को जितना डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है उतने डिटेल में जाके इसको हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. एग्जाम आता है तो कई बार लोगों से क्या होता है कि जो चीजें एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको छोड़ के आप वैसे चीजों को ज्यादा पढ़ने लगते हो जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है. जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर 100 जजमेंट पढ़ने लगे, पिछले एक साल का जो भी जजमेंट आया था आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसमें से 10 जजमेंट केवल इंपॉर्टेंट है, 100 के 100 इंपॉर्टेंट है भी नहीं है एक्चुअली. दूसरा बात यह है कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, स्पेशली पॉलिटी के केस में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो स्टैटिक को छोड़ के, तो ये क्राइम है. जैसे आप पहले फंडामेंटल राइट पूरे अच्छे से पढ़ लो, ड्यूटीज अच्छे से पढ़ लो, डीपीएसपीज अच्छे से पढ़ लो, बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लो, पार्लियामेंट, मोशन, बिल्स वगैरह ये अच्छे से पढ़ लो, जुडिशरी अच्छे से पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस और जो जुरिस्डिक्शंस है उसको अच्छे से अगर पढ़ लो, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जो भी आपको न्यूज में या यूट्यूब चैनल्स वगैरह में दिखाई दे रहा होगा उन सारी चीजों को. तो वी विल डिस्कस ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज में स्टार्ट करेंगे एंड डेली वी विल अपलोड वन वीडियो ऑफ दैट टॉपिक. तो सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि टॉपिक कौन सा है. तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फंडामेंटल राइट. एज यूजुअल बोर्ड हमेशा की तरह हैंग कर गया है, ठीक हो जा भैया. टॉपिक क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट. अब देखो, आपने जो बेसिक की क्लासेस की होंगी उसमें आपको स्टेट के बारे में बताया गया होगा, आपको इक्वलिटी के बारे में बताया गया होगा, आपको लिबर्टी के बारे में बताया गया होगा, आपको सेकुलरिज्म, सोशलिज्म के बारे में बताया गया होगा. ठीक है. जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं किया है वो लोग एक काम करना, ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर से देख लेना. ठीक है. जिन लोगों ने देखा हुआ है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत रिलेवेंट ये नहीं है, क्योंकि आपको ये एकदम याद हो गया होगा, दिल से याद हो गया होगा, क्योंकि हमारी पूरी क्लास की फाउंडेशन ही इसी पहले क्लास पे बेसिस है. तो आपको ये आप वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट चीजें समझनी है. तो फंडामेंटल राइट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें दो वर्ड है. सबसे पहला वर्ड है फंडामेंटल एंड दूसरा वर्ड है राइट. मुझे फंडामेंटल वर्ड जब कभी मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने क्लास 8 के बायो के चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे मुझे ये बताया गया था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये मेरी पहली एक्सपीरियंस है जब मैंने वर्ड फंडामेंटल सुना था. हालांकि फंडामेंटल वो कॉमन कम्युनिकेशन में तो बहुत बार यूज होती है कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला इंटरेक्शन था फंडामेंटल के साथ. तो अब तुम ध्यान से समझना कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं. इसके पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि सेल है हमारे पास, सेल जब ग्रुप बनाएगा तो टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से क्या बनेगा? फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है. फिर क्या बनता है? फिर हमारा इंडिविजुअल बनता है. तो जो ये इंडिविजुअल का फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट है. ये मतलब होता है किसका? फंडामेंटल का. फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ कि ये इंडिविजुअल को अगर जिंदा रहना है, ये इंडिविजुअल का अगर एग्जिस्टेंस दिखना है तो इस यूनिट को होना पड़ेगा. जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको देख के बताऊं तो आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो ये ब्रिक्स होती हैं, जो ईंट होती हैं, ये किसकी तरह होती हैं? दे आर लाइक फंडामेंटल. जो स्ट्रक्चर है उसके ये फंडामेंटल्स. राइट. अगर ब्रिक्स नहीं होंगे तो बना लो स्ट्रक्चर, किससे बनाओगे? मिट्टी से बनाओगे, नहीं बना पाओगे अच्छे से. राइट. तो ये मीनिंग होती है किसकी? फंडामेंटल की. अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट इज राइट का कॉन्सेप्ट. तो राइट के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं. राइट्स क्या है ध्यान से समझना. मैंने आपको पहले क्लास में ये बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में आप किसके बारे में पढ़ते हो? पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो, एक तरफ होता है आपके पास स्टेट और दूसरी तरफ आपके पास होता है इंडिविजुअल. तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग यही पढ़ते हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशंस है,
क्या डायमेंशंस इन्वॉल्व है, उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो जैसे आपको पहले क्लास में लिबर्टी पढ़ाई गई थी, इक्वलिटी पढ़ाई गई थी, जस्टिस पढ़ाया गया था, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म वगैरह पढ़ाया गया था, सिमिलरली वैसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, राइट्स का। तो राइट्स क्या है, ध्यान से सुनना। राइट्स जो है बेसिकली ये क्लेम्स होते हैं। राइट्स क्या होते हैं, क्लेम्स होते हैं। किसके क्लेम्स होते हैं, ये क्लेम्स होते हैं इंडिविजुअल के, ये क्लेम्स होंगे इंडिविजुअल के। और क्लेम्स हमेशा किसी के ऊपर होते हैं। जो आपका हक होता है, जो आपका अधिकार होता है, वो किसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है। वो किसके हिसाब से होगा, इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट। तो ये बात आपको याद रखना है। व्हाट आर राइट्स, पॉलिटिकल साइंस में थियोरी में क्या बोलते हैं कि राइट्स आर क्लेम्स। किसके क्लेम्स, इंडिविजुअल के। एंड किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर है। मतलब स्टेट के पास देखो क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो स्टेट है ये तो बहुत पावरफुल है ना। आर्मी किसके पास है, आर्मी किसके पास है, स्टेट के पास। न्यूक्लियर पावर किसके पास है, स्टेट के पास। पुलिस किसके पास है, स्टेट के पास। सब कुछ तो स्टेट के पास है। रेलवे, एयरवेज, मतलब ट्रांसपोर्ट, सब कुछ किसके पास है, स्टेट या स्टेट के कंट्रोल में है। बट इस इंडिविजुअल के पास क्या है, इस इंडिविजुअल के पास केवल सर्टेन क्लेम्स हैं। उन्हीं क्लेम्स को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, राइट्स कह दे रहे हैं। अब स्टेट की पूरी फोर्स एक तरफ, स्टेट की पूरी आर्मी एक तरफ, स्टेट की पूरी कैपेबिलिटी एक तरफ, कैपेसिटी एक तरफ, पूरी फोर्स एक तरफ, पूरी ऑथोरिटी एक तरफ, बट इंडिविजुअल का क्लेम्स एक तरफ। तो ये राइट्स होता है। एक बार फिर से समराइज, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिफाइन द टर्म राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस द टर्म राइट। तो आपको बताना होगा कि राइट्स क्या है, राइट्स आर क्लेम्स। किसके क्लेम्स, इंडिविजुअल के। किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, राइट। तो अब बात आती है कि सर आपने मुझे फंडामेंटल बता दिया और आपने मुझे राइट्स बता दिया, तो अब आप ये बता दो कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स बेटा वैसे क्लेम्स है, वैसे राइट्स है जो इंडिविजुअल के डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए, डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्लेम्स को क्या बोल देंगे, उन्हीं क्लेम्स को बोल देंगे कि दीज राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। बट एट द सेम टाइम अगर आप टेक्निकलिटीज देखोगे तो फंडामेंटल राइट इंडिया के एक पर्सपेक्टिव से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सारे राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में अवेलेबल है। इन्हीं को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, सर फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स, those claims of the individual which are necessary for the fundamental and dignified existence of an individual with respect to a state। ये हो गया हमारा philosophical definition। बट टेक्निकलिटीज की बात करोगे, लीगल definitions की बात करोगे तो what are fundamental rights? सर fundamental rights are the rights that are mentioned in part 3 of the Indian Constitution। खत्म काम। तो अब बात होती है कि टाइप्स ऑफ राइट देख लो, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट नहीं है बट 2-3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला राइट है तुम्हारा फंडामेंटल राइट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा तुम्हारा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में पहला वर्ड क्या लगा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर ऑल दोज राइट्स दैट आर अवेलेबल इन व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्यों, क्योंकि पार्ट 3 तो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है ना। बट वाइस वर्सा ट्रू है क्या, नहीं, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, क्योंकि देयर विल बी सर्टेन राइट दैट आर अवेलेबल इन पार्ट 4। तो पार्ट 4 तो पार्ट 3 के अंदर नहीं आता, तो फंडामेंटल राइट नहीं होगा बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट फंडामेंटल राइट। उसके बाद आपको लीगल राइट्स, लीगल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, जो राइट्स जिनका सोर्स लीगल डॉक्यूमेंट है, जिनका सोर्स लीगल डॉक्यूमेंट है उसको बोल देते हैं हम लोग लीगल राइट। अब लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, सर कोई भी डॉक्यूमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ आर नोन एज लीगल डॉक्यूमेंट। खत्म, एकदम सिंपल पढ़ते हैं, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लीगल राइट क्या है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, सर जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स आप कह दो। लास्ट आपका स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स आर दोज राइट्स जिसके लिए लॉज बनाया जाता है।
अब ये लॉज आपकी पार्लियामेंट भी बना सकती है, ये लॉज आपकी स्टेट की लेजिस्लेचर भी बना सकती है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए एक्ट लाया गया है, राइट टू एजुकेशन के लिए एक्ट लाया गया है। हालांकि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट भी है, टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, बट आप समझ लो कि जो भी राइट्स अवेलेबल हैं जिसको कहां से लाया गया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से लाया गया है, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी राइट्स कहते हैं। जैसे मनरेगा के अंदर आपको काम करने का जो राइट है, दैट इज ए स्टैट्यूटरी राइट, उसके लिए एक्ट आया गया है, एक्ट लाया गया है। तो हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। है क्या फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल। किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। इससे क्या होगा? इस इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ जाएगी, राइट। और टेक्निकलिटीज बात करें तो राइट्स अवेलेबल कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप पार्ट 3 देखोगे तो ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से और खत्म होता है आर्टिकल 35 पे। आर्टिकल 12 से लेके कहां तक? आर्टिकल 35 पे ये खत्म होता है। तो आर्टिकल 12 से 13 चलते 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 आप आर्टिकल 35 तक पहुंचोगे तो आपका पार्ट 3 शुरू होके खत्म हो गया। और इसी पार्ट 3 में बेटा आपको 6 फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट है आज के डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका नंबर 6 है। वो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला वी हैव राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। दूसरा वी हैव राइट टू फ्रीडम। देन वी हैव राइट, इट्स नॉट टू, इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कई बार बच्चों से ये गलती हो जाती है कि वो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन लिख देते हैं। अब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन होता तो कितना मजा आता, बट इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आप अपने रिलीजन को एंजॉय कर सकते हो। रिलीजन के पर्सपेक्टिव में आपके पास फ्रीडम है, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद वी हैव कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स। उसके बाद यू हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट है, ये 6 फंडामेंटल राइट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखते हैं। अब जो हमारा ये राइट टू इक्वालिटी है, ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से, खत्म होता है आर्टिकल 18 पे। अब जो राइट टू फ्रीडम है वो 19 से 22 है। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये 23 एंड 24 है। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये 25 टू 28 है। फिर ये 29 एंड 30 है। एंड देन हमारे पास आर्टिकल 32 है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट हो गया 6, जो स्टार्ट कहां से होता है? आर्टिकल 14 से, खत्म कहां पे हो जाता है? 32 पे। बट पार्ट 3 अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्ट 3 तो स्टार्ट होती है आर्टिकल 12 से, तो 12 आएगा, 13 आएगा, फिर फंडामेंटल राइट स्टार्ट होगा। ये 6 फंडामेंटल राइट आ रहे हैं आपके। उसके बाद 33, 34, 35 आएंगे, राइट। तो हम ये सारे फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी क्लॉजेज हैं, जितने भी सब क्लॉजेज हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। बट अभी हमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखना होगा, फिर अपन ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना। टीचर ने आपको ये बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है फंडामेंटल राइट।
अब जब हमने पॉलिटी की पहली क्लास की थी तो वहां पे हमने स्टेट का एक बहुत प्यारा सा फिलोसफिकल डेफिनेशन देखा था कि स्टेट क्या है, स्टेट इज अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी है बेटा। बट ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज अ थियोरेटिकल डेफिनेशन, ये थियरी में काम आएगा, ये लीगल डेफिनेशन तो नहीं है ना। तो पार्ट 3 के लिए जो लीगल डेफिनेशन चाहिए, आई रिपीट, पार्ट 3 के लिए जो लीगल डेफिनेशन स्टेट का चाहिए था, ये अवेलेबल आपका आर्टिकल 12 में है। तो अब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 12 में हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट किसके पर्सपेक्टिव में, फॉर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही एप्लीकेबल है। आपको याद रखना होगा कि फैमिली क्या है, पार्ट 3, और किस आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 12। क्या बता रहा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और ये जरूरी क्यों है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अगर आप आर्टिकल 12 ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल 12 के हिसाब से लेजिस्लेचर स्टेट है, एग्जीक्यूटिव स्टेट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चाहे वो पंचायत हो या म्युनिसिपैलिटी हो, ये आपकी स्टेट है। जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शंस करती है, जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शंस करती है तो ये स्टेट नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, आगे और डिटेल में समझेंगे, अभी केवल समराइज कर रहे हैं। प्राइवेट पार्टीज स्टेट नहीं है, जनरली प्राइवेट पार्टीज स्टेट नहीं है, बट जब भी ये प्राइवेट पार्टीज स्टेट की इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेंगी, स्टेट्स का अगर ये इंस्ट्रूमेंट हो जाती हैं, तो इन दैट केस दे विल बी कैटेगराइज एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12। और सारा डिस्कशन किसके पर्सपेक्टिव में हो रहा है, आर्टिकल 12 के पर्सपेक्टिव में हो रहा है। एक एक टॉपिक को उठाते हैं, एक एक पॉइंट्स को उठाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ताकि लाइफ में आपको आर्टिकल 12 को लेके कभी भी डिस्प्यूट नहीं हो। एक बार मैं चीजों को समराइज करता हूं। फंडामेंटल राइट है हमारे, ये हमारे फंडामेंटल क्लेम्स होते हैं। किसके फंडामेंटल क्लेम्स हैं, इंडिविजुअल्स के। किसके ऊपर होंगे, स्टेट के ऊपर होंगे। तो हमें स्टेट का क्या चाहिए, हमें स्टेट का चाहिए एक लीगल डेफिनेशन। हम कोर्ट में जाके थ्योरी की बात थोड़े करेंगे, कोर्ट तो लीगल भाषा समझती है, तो हमें लीगल लैंग्वेज में डेफिनेशन चाहिए। इसी लीगल लैंग्वेज का डेफिनेशन लेके आता है आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 हमें क्या क्या बताता है, वो मैंने आपको यहां पे लिखा कि लेजिस्लेचर स्टेट का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव स्टेट का पार्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट है, जुडिशियरी जुडिशियल फंक्शंस करते वक्त पार्ट नहीं है। जुडिशियल फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, जजमेंट करते वक्त, पनिशमेंट देते वक्त, वो स्टेट का पार्ट नहीं है। प्राइवेट पार्टीज क्या होती हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलायंस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, ये सब क्या है, प्राइवेट पार्टीज हैं। ये स्टेट का पार्ट जनरली नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक ये स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के जैसे काम नहीं कर रही हैं, तब तक ये स्टेट के अंदर नहीं आएंगी। बट व्हाट इफ कोई ऐसी पार्टी आई, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी आई, कोई ऐसी प्राइवेट एंटिटी आई जिसने स्टेट का फंक्शन करना शुरू कर दिया, जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना शुरू कर दिया, जिसने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, है वो प्राइवेट पार्टी, बट काम किसका कर रही है, स्टेट का। तो इन दैट केस उस प्राइवेट पार्टी को आपको स्टेट मानना पड़ेगा। तो ये फ्रेज यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट होना पड़ेगा उस पॉलिटिकल सॉरी पॉलिटी का टीचर हो तो पॉलिटिकल पार्टी 5 बार आ जाता है दिन में। स्टेट का इंस्ट्रूमेंट अगर वो प्राइवेट पार्टी है, वो प्राइवेट पार्टी अगर स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको स्टेट मानना पड़ेगा। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, सबको पता है सर, लॉ मेकिंग वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो तो हमारे होंगे, चल जाएगा। कंफ्यूजन आती है एग्जीक्यूटिव में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
मैंने जब आपको इनिशियली सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एक है तुम्हारा लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर वो सारे हैं जो लॉ मेकिंग है, जो लॉ बनाते हैं। लॉ कौन कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट लॉ बना रही है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, पंचायत उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात छोड़ दो तो आपको पार्लियामेंट हो गया और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ये 2 लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी क्या है? सर ये जजमेंट देती है, ये जजमेंट देती है। जजमेंट देने का मतलब ये वैलिडेट करती है। क्या वैलिडेट करती है? एक्शंस वैलिडेट करती है। किसके एक्शंस वैलिडेट करती है? एग्जीक्यूटिव के और किसके? लेजिस्लेचर के एक्शंस को वैलिडेट करेगी। अब जुडिशरी, अब हमने जुडिशरी देख लिया, हमने लेजिस्लेचर देख लिया, अब हमें देखना है कि एग्जीक्यूटिव क्या है। तो एग्जीक्यूटिव क्या होती है वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्जीक्यूटिव वो सारा इंस्टीट्यूशन स्टेट का जो लेजिस्लेचर का फंक्शन नहीं करता, जो जुडिशियरी का फंक्शन नहीं करता, वो एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। जैसे एसबीआई एक बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है, क्या लॉ बनाती है? नहीं। क्या जजमेंट पास करती है? नहीं। तो किसका पार्ट हो गया? एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया। और आर्टिकल 12 के हिसाब से एग्जीक्यूटिव स्टेट का पार्ट है या नहीं है? तो स्टेट का पार्ट है। तो अब आपको याद नहीं करना है कि एसबीआई स्टेट का पार्ट है या नहीं है। स्टेट का पार्ट है क्योंकि एसबीआई एग्जीक्यूटिव है। एलआईसी का नाम आपने सुना होगा, जीवन के बाद भी और जीवन के पता नहीं मरने के बाद की ये स्कीम्स बेचते हैं एलआईसी। तो एलआईसी लेजिस्लेचर है क्या? नहीं। जुडिशियरी है क्या? नहीं। तो क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है कि ये गवर्नमेंट का पीएसयू आएगा या नहीं आएगा। आएगा भैया, क्योंकि वो लेजिस्लेचर नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, बट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो एग्जीक्यूटिव हो गया। सारा का सारा एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट के डिफिनेशन के अंदर आता है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 पार्ट 3 के पर्सपेक्टिव में, राइट। तो आपको लेजिस्लेचर समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी स्टेट है। जुडिशियरी के 2-3 फंक्शंस होते हैं, ध्यान से देखो। अब जुडिशियरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया की जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या है कि जुडिशियरी में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब लेजिस्लेचर भी इंटरफेयर नहीं करेगा और एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका मतलब जुडिशियरी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी होगा वो जुडिशियरी खुद लेगी। कौन सा स्टाफ चुनना है, कौन सा पेन यूज करना है, कौन सा कमरा यूज करना है, किसको एम्प्लॉय रखना है, वगैरह वगैरह, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। बट इसके अलावा जुडिशियरी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है वैलिडेशन का। क्या वैलिडेशन करती है? ये वैलिडेट करती है एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के एक्शंस को। इस पूरे के पूरे फंक्शंस को हम लोग बोल देते हैं कि सर ये जुडिशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? जुडिशियल फंक्शन है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। तो जुडिशियरी जब आपका जुडिशियल फंक्शन करेगी, इन दैट पर्टिकुलर केस आप इसको स्टेट नहीं मानिएगा, सिंपल बात है, राइट। बट जुडिशियरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, डे टू डे फंक्शनिंग की बातें हो रही हैं, तो यहां पे उसको स्टेट माना जा सकता है। इतना सा क्लैरिफिकेशन आपको बस होना है। बट जब तक एग्जाम में आपको लिख के नहीं आ रहा है कि जुडिशियरी वाइल परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, आपको यही अज्यूम करना है कि जुडिशियरी स्टेट नहीं है। बात समझ में आया? जब तक वो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखता है तब तक उस फंक्शन को जनरल फंक्शन मान के ट्रीट करना है। पॉलिटी में जो 10 में से 2-3 सवाल तुम लोग गलत करते हो, वो गलत करते हो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एबिलिटी। तो ओवर थिंक होने से हमें बचना है। तो ये हमारा डिस्कशन था आर्टिकल 12 के ऊपर, जो ये सारी बातें थी हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा और अगर इसको इलाबोरेट कर दो प्राइवेट पार्टीज वाला, तो वो भी सुन लो। अब जो प्राइवेट पार्टीज है, अब जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं, ये ना तो लेजिस्लेचर है, ना एग्जीक्यूटिव है, ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो ये तो स्टेट नहीं है। बट अगर ये प्राइवेट पार्टीज गवर्नमेंट का फंक्शन करने लगे, गवर्नमेंट का फंक्शन का मतलब मान के चलो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने लगे, बम बनाने लगे, राइट, टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दे, टोल कलेक्शन करते हैं, उस केस में आपको इस प्राइवेट पार्टी को क्या मानना पड़ेगा? स्टेट मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे? इसलिए मानेंगे
कि सर ये प्राइवेट जो एजेंसी है, ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, इट इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। ये किसके इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है? स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, तो इसको क्या मान सकते हैं? स्टेट मान सकते हैं। तो प्राइवेट पार्टीज भी स्टेट हो सकती हैं, बट वो प्राइवेट पार्टीज को गवर्नमेंट का काम करना पड़ेगा, राइट। ये हमारा आर्टिकल 12 का पूरा हमारा एनालिसिस था। अब अगर आप दूसरा देखो आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 आप अकेले नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आर्टिकल 13 पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आपको आर्टिकल 368 पता होना चाहिए, फिर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं आर्टिकल 13 केवल टच करा दे रहा हूं बेटा, उसके बाद जब हम लोग पूरी की पूरी आर्टिकल 368 कवर करेंगे तो उन दैट पर्टिकुलर केस हम आर्टिकल 13 को दोबारा टच करेंगे। अभी केवल फ्लो हमारा बने रहे, इसलिए हम लोग आर्टिकल 13 पढ़ा दे रहे हैं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि लॉ शुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट, और अगर लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, आई रिपीट, अगर ये हमारा लॉ है और अगर इस लॉ ने फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, तो जिस प्रोपोर्शन तक, जिस एक्सटेंट तक वो लॉ को वायलेट कर रहा है, हम इसको डिक्लेयर कर देंगे नल एंड वाइड। मतलब जितना एरिया इन्फेक्टेड है, जैसे ये जो पूरा एरिया तुमको दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो जिस एक्सटेंट तक ये वायलेटेड है, जिस एक्सटेंट तक ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, केवल उसी एक्सटेंट तक हमें क्या करना है? इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है। जैसे कैंसर में क्या होता है, कैंसर में जो कीमोथेरेपी होती है या जो ट्रीटमेंट होता है, वो पूरे बॉडी का थोड़ी ना होता है, केवल इन्फेक्टेड पार्ट का ही होता है ना। जैसे मान के चलो कि अगर कोई हमारे पास इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल का हाथ के इस प्रोपोर्शन में, हैंड के इस प्रोपोर्शन में इन्फेक्शन हो गया होगा, तो इसका ये हाथ काटोगे कि पूरा बॉडी काट दोगे? ऑब्वियसली केवल इन्फेक्टेड एरिया काटेंगे। तो ये ही कहा जाता है आर्टिकल 13 में कि टू द एक्सटेंट ऑफ द वायलेशन जो है, ये लॉ जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, इतना वाइड क्यों हो गया? ये नल एंड वॉइड जो है इतना सिंपल नहीं है। यहां पे हमें बेसिक स्ट्रक्चर का रोल आएगा, यहां पे हमें आर्टिकल 368 देखना पड़ेगा, यहां पे हमें अमेंडमेंट का जो पावर है पार्लियामेंट का, उसको देखना पड़ेगा। इसको हम लोग अलग से किसी और लेक्चर में डिटेल में एकदम लेंगे। वी विल नाउ फोकस आवर डिस्कशन टू द फंडामेंटल राइट। तो अब तक हमने जो जो पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फिर हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट होते हैं, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फिर आपका आर्टिकल 12 पढ़ा और आर्टिकल 13 टच किया। आर्टिकल 12 हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, राइट। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, कल आएगा, उसमें हम लोग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 देखेंगे। इतना ही देखेंगे, ठीक है। तब तक आपको अगर कोई भी मेंटोरशिप चाहिए रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका प्रिपरेशन का डायरेक्शन कहां जा रहा है, तो यू कैन कॉल और यू कैन मैसेज अस ऑन आवर ऑफिशियल नंबर। वहां से आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, और मेंटोरशिप के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड इट्स ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इतना ज्यादा, ये बात मैंने जान के लास्ट में बताई है ताकि जिसने देखा, जो एग्जाम को लेके सीरियस हो, उसका थोड़ा सा तो फायदा हो जाए कम से कम। तो अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, तो यू कैन सिट विथ अस, वी बोथ कैन डिस्कस। पूरी टीम में से आपके साथ कोई ना कोई बैठ जाएगा, आप बैठिए, हम लोग बैठ के आपके प्रिपरेशन को वापस स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड एग्जाम आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली मार्च के लास्ट या अप्रैल में, तो एग्जाम हो जाना है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो एंड वी विल कंटिन्यू द सीरीज ऑफ फंडामेंटल राइट। थैंक यू।